हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में है ना विशिष्ट गुप्त ऊष्मा के बारे में हम लोगों ने ज्ञान हासिल किया था, बच्चों नॉलेज प्राप्त किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ठोस के गलने का आणविक कारण क्या होता है कि नहीं, किस प्रकार जो होता है कि नहीं, आणविक मॉडल के आधार पर किसी भी पदार्थ के गलने का है कि नहीं व्याख्या किया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले बच्चों। तो इससे पहले मैं यही कहूँगा कि वैसे बच्चे जो आज हमारे इस क्लास में नए हैं, सबसे पहले वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है कि नहीं, और उसके बाद है कि नहीं बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके, है कि नहीं। और वैसे बच्चे जो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं अर्थात गुप्त ऊष्मा के बारे में वो नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले वो पिछले वाले वीडियो को देख करके गुप्त ऊष्मा के बारे में जानकारी हासिल कर ले, है ना। उसके बाद यदि इस वीडियो पर आते हैं तो उसे वो ज़्यादा समझ में आएगा। अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों ताकि यहाँ इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर पाएँ। तो चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ठोस के गलने का आणविक कारण क्या है। एकदम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत आसान है। तो इसमें समझने का बात क्या है, देखिए कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि ठोस के अणु जो होते हैं, है कि नहीं, मजबूती से बंधे होते हैं, है कि नहीं। ठोस के अणु जो होते हैं इतने ज़्यादा मजबूती से बंधे होते हैं कि दोनों अणु एक दूसरे से मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते, है कि नहीं। तो बात अब यहाँ पर यह आता है कि जब ये दोनों एकदम आकर्षण बल से मजबूती से बंधे होते हैं, इस आकर्षण बल को हम लोग है ना अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, जो कि ठोस में बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है कि नहीं। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये दोनों ही अणु जो होते हैं अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सिर्फ कंपन कर सकते हैं, है कि नहीं। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वो सिर्फ कंपन कर सकते हैं, मतलब ये अणु जो होते हैं सिर्फ हल्का सा हिल डुल सकते हैं अपने माध्य स्थिति के, है ना, इर्द गिर्द। तो अब यहाँ पर बात आता है कि जब हम लोग ऊष्मा में वृद्धि करते हैं, जब हम लोग इस प्रकार के ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो जब इस प्रकार के जो ठोस को हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या करता है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि वो जो जिस आयाम से कंपन करता है, आयाम समझ पाते हैं कि, है ना, कि माध्य स्थिति के एक और के अधिकतम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। तो अणु का आयाम बढ़ जाता है। तो पहले अणु जितने आयाम से कंपन करता था उसका आयाम बढ़ गया, तो और ऊष्मा यदि दिया जाता है तो धीरे 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 उसकी आयाम में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब हो गया कि आयाम में वृद्धि हो रही है। तो समझिए कि एक अणु यहाँ पर है, एक अणु यहाँ पर है, तो ये अणु यहाँ पर पहुँच गया और एक अणु यहाँ पर पहुँच गया कंपन करते करते, तो दो अणुओं के बीच की दूरी तो बढ़ गई ना, है ना। कंपन करते करते दो अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि होती है। तो दो अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि होने से क्या होता है कि दोनों अणु आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं। अब आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अणु आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उस जो ठोस है कि नहीं, जिस ठोस में ये अणु पाए जा रहे हैं उस ठोस से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो ठोस से अलग नहीं हो पाते हैं, मतलब ठोस की सतह से बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अणु ठोस की सतह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अणु पिघल गए, अणु गल गए, है कि नहीं, इसी सतह पर मौजूद है। बात समझे। यदि वो सतह से बाहर चल जाएगा तो इसका मतलब है कि भाप की अवस्था में आ गया या वाष्प की अवस्था प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब वो इसी सतह से बाहर नहीं जा पा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पिघल गया। अब यहाँ पर बात आता है बच्चों कि जब पिघलने की स्थिति आती है कि नहीं, जब अणुओं के पिघलने की स्थिति आती है और जब हम लोग उसमें ऊष्मा दे रहे होते हैं, निरंतर रूप से जब उसमें हम लोग ऊष्मा दे रहे होते हैं, तो ये ऊष्मा जो होती है अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है। गतिज ऊर्जा की वृद्धि मतलब हो गया कि अणु के टेम्परेचर में भी वृद्धि होता है कि नहीं, ताप में वृद्धि करता है। लेकिन ये ताप में वृद्धि एक नियत अवस्था तक ही होता है कि नहीं। जैसे ही अणु के बीच की दूरी में वृद्धि होती है तो ये गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ना बंद हो जाता है, और ये जो ऊष्मा प्रदान किया जा रहा है वो ऊष्मा ये अणु को इस अणु से अलग करने में खर्च हो जाती है, मतलब दोनों को दूर ले जाने में खर्च हो जाती है। बात समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसी को समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा लिखने का, है ना, लिख करके आपको समझाते हैं। देखिए माना, देखिए दो अणु या ठोस के दो अणु, देखिए यहाँ पर कि ठोस के दो अणु, है कि नहीं, ठोस के दो अणु अंतर आणविक, है कि नहीं, ठोस के दो अणु अंतर आणविक, है ना, अंतर आणविक बल से
बंधे होते हैं, अंतर आणविक बल से बंधे होते हैं। यह बल, यहाँ पे देखिए कि यह बल है कि नहीं, काफ़ी मजबूत होता है। यह बल काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होता है कि नहीं। बात समझ में आ गया, काफ़ी मजबूत होता है। अब देखिए कि अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, है ना। अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इतना मजबूत होता है बल। अब देखिए जब अणु को गर्म किया जाता है या जब ठोस को, है कि नहीं, देखिए जब ठोस को गर्म किया जाता है कि नहीं, जब ठोस को गर्म किया जाता है, तो अणु, है ना, अणु ऊर्जा प्राप्त करती है, अणु ऊर्जा प्राप्त करती है, अणु ऊर्जा प्राप्त करती है और अपने, है कि नहीं, और अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष, और अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष कर रहे कंपन, माध्य स्थिति के सापेक्ष कर रहे कंपन का आयाम बढ़ा देती है, कंपन का आयाम बढ़ाती है, आयाम बढ़ा लेती है। देखिए आयाम के बढ़ने से, है कि नहीं, देखिए आयाम के बढ़ने से, है कि नहीं, आयाम के बढ़ने से क्या होता है, आयाम के बढ़ने से दो अणु के बीच की दूरी बढ़ती है, दो अणु के बीच की दूरी बढ़ती है, दो अणु के बीच की दूरी बढ़ती है। आयाम के बढ़ने से दो अणु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बात समझे, आयाम बढ़ने से दो अणु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब लेकिन ऊष्मा तो हम लोग निरंतर दे रहे हैं, देखिए ऊष्मा तो निरंतर दिया जा रहा है, देखिए ऊष्मा तो निरंतर दी जा रही है, ऊष्मा तो निरंतर दी जा रही है ना, ऊष्मा तो निरंतर दी जा रही है। अब यहाँ पर बात को समझिए कि दी गई ऊष्मा, देखिए यहाँ पर दी गई, है कि नहीं, दी गई ऊष्मा से, है कि नहीं, दी गई ऊष्मा से अणु की, है कि नहीं, अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, है ना, अणु की गतिज ऊर्जा। अब जितनी ऊष्मा देंगे एक निश्चित, देखिए ऊष्मा तो निरंतर दी जा रही है, दी गई ऊष्मा से अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि रुक जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि रुक जाती है। कुछ समय के बाद अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि रुक जाती है। अब यह ऊर्जा किस लिए खर्च हो जाएगा, तो देखिए यह ऊर्जा अणु को, है कि नहीं, यह ऊर्जा अणु को, है कि नहीं, देखिए अंतर आणविक आकर्षण बल से मुक्त करने में खर्च हो जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल से, अंतर आणविक आकर्षण बल से मुक्त करने में खर्च हो जाता है ना, मुक्त करने में खर्च हो जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल से मुक्त करने में खर्च हो जाता है, खर्च हो जाता है। बात समझे, जब अणु, बात को समझिए कि जब अणु पूर्णतः आकर्षण बल से मुक्त होता है, जब अणु पूर्णतः आकर्षण बल से मुक्त होता है, मुक्त होता है तो अणु, है कि नहीं, तो अणु दूसरे अणु से दूर चले जाती है, दूसरे अणु से, अणु दूसरे अणु से दूर चले जाती है, दूसरे अणु से दूर चले जाती है, लेकिन पदार्थ से अलग नहीं हो सकती है, लेकिन ठोस से, बात को समझिए, लेकिन ठोस से अलग नहीं हो सकती, लेकिन ठोस से अलग नहीं हो सकती है कि नहीं। इस अवस्था को गलन की अवस्था कहते हैं, है कि नहीं, इस अवस्था को, बात को समझिए, इस अवस्था को गलन की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था को गलन की अवस्था कहते हैं।
तो समझ में आ गया होगा। देखिए, ठोस के दो अणु अंतराण्विक बल से बंधे होते हैं। यह बल काफ़ी मजबूत होते हैं। अणु एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जब ठोस को गर्म किया जाता है तो अणु ऊर्जा प्राप्त करती है और अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कर रहे कंपन का आयाम बढ़ा लेती है। आयाम के बढ़ने से दो अणु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ऊष्मा तो निरंतर दी जा रही है। दी गई ऊष्मा से अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि रुक जाती है। यह ऊर्जा अणु को अंतराण्विक आकर्षण बल से मुक्त करने में खर्च हो जाती है। जब अणु पूर्णतः आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है तो अणु दूसरे अणु से दूर चले जाती है, लेकिन ठोस से अलग नहीं हो सकती। इस अवस्था को गलन की अवस्था कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। एक बात आप लोगों को फिर से समझा देता हूं कि देखिए, दो अणु हैं, दो अणु किस बल से बंधे हुए होते हैं? आकर्षण बल से बंधे होते हैं, है कि नहीं। और ये आकर्षण बल इतने मजबूत होते हैं कि दोनों ही, है ना, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं, और ये भी अणु अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। इसमें तो ऊष्मा निरंतर रूप से दी जा रही है, देने से इसका आयाम बढ़ जाएगा, इसका भी आयाम बढ़ गया। तो आयाम, एक अणु यहाँ पर चले आए, एक अणु यहाँ पर चले आया, है कि नहीं। तो दोनों अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई। आप देख रहे हैं कि ऊष्मा देने से दोनों अणु के कंपन की आयाम बढ़ गई, तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई, है ना। अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो गई। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि एक निश्चित तक ही बढ़ती है ना। अब ऊष्मा देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं। अब क्या होगा कि जब ये वृद्धि नहीं होगी तब क्या होगा कि ये अणु इस अणु से अलग होना चाहेगा, है कि नहीं। जितनी ऊष्मा देंगे यह ऊष्मा दोनों को अंतराण्विक आकर्षण बल से अलग करने का प्रयास करेगा, है कि नहीं। तो ये ऊष्मा वृद्धि नहीं करती है गतिज ऊर्जा में जिससे इसका ताप में वृद्धि हो जाए, है कि नहीं। सिर्फ इसका क्या करता है, इसको आकर्षण बल से मुक्त करने का प्रयास करता है। तो मुक्त तो कर देता है, लेकिन ये पदार्थ से अलग नहीं हो सकती है। तो इस अवस्था को ही हम लोग गलन करते हैं। यदि पदार्थ से अलग हो गई तो उसको वाष्पन कहा जाता है कि नहीं, या फिर वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि ठोस की गलन का आणविक कारण क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग कैलोरीमीटर की सहायता से, है कि नहीं, गलन का गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करते हैं। देखिए, कैलोरीमीटर की सहायता से, बात को समझिएगा, है कि नहीं। कैलोरीमीटर की सहायता से, कैलोरीमीटर की सहायता से, कैलोरीमीटर की सहायता से गलने की या गलन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करते हैं। गलन के गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करना, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान है। देखिए, कैलोरीमीटर का जो है, मैंने एक क्लास में ही आप लोगों को बताया था। तो आप लोग मेरा क्या करें, कैलोरीमीटर वाले वीडियो में जा कर के कैलोरीमीटर को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। उसके बाद यदि यहाँ आते हैं आप लोग तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यदि अभी मैं कैलोरीमीटर के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि कैलोरीमीटर क्या है कि नहीं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये चीज़ अच्छा नहीं है। तो आप लोग ही एक काम करें कि कैलोरीमीटर वाले वीडियो में जा कर के देखें, है कि नहीं, तब आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैलोरीमीटर होता क्या है कि कैलोरीमीटर जो होता है कि एक, है कि नहीं, धातु का बना होता है। एक पात्र को लकड़ी के बर्तन के अंदर रख दिया था। ऊष्मा का हानि को रोकने के लिए बर्तन और लकड़ी के जो है ना पात्र होते हैं उसके बीच में रुई भर दी जाती है और इसको अच्छी तरह से कागज से बंद कर दिया जाता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र से विचालक लगे रहते हैं, एक छिद्र से थर्मामीटर को अंदर डाला जाता है। कुछ इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर की सहायता से, है ना, हम लोग क्या करेंगे, गुप्त ऊष्मा का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक रूप से आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो कैलोरीमीटर है, यहाँ पे फोटो ही बना देते हैं, चलिए, है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर एक कैलोरीमीटर है। ये इसके अंदर क्या होता है, एक है ना तांबा का एक पात्र यहाँ पर रखा जाता है और इसको काग की सहायता से अच्छी तरह से बंद कर दी जाती है इस प्रकार। और इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र यहाँ पर है, एक छिद्र यहाँ पर है, और इसको जो होती है रुई की सहायता से बंद कर दी जाती है। यहाँ पे रुई भर दिया जाता है कि नहीं, इस प्रकार। अब क्या कहता है कि एक से हम लोग विचालक को डालते हैं, यहाँ पर आपका विचालक है, और एक के अंदर हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, थर्मामीटर का हम लोग यहाँ पर अंदर डाल देते हैं। इस प्रकार थर्मामीटर है।
अब स्टार्टिंग पीरियड में क्या किया जाता है, देखिए हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस कैलोरी मीटर का सबसे पहले धो करके सुखा करके, है ना, इसको हम लोग वजन ज्ञात कर देते हैं विचालक सहित, टेम्परेचर को हटा करके, है ना, थर्मामीटर को हटा करके, है ना, सबसे पहले इसको हम लोग पूरे कैलोरी मीटर का द्रव्यमान को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, मतलब पूरा कैलोरी मीटर को, इसमें थर्मामीटर नहीं रहता। अब क्या करते हैं कि इस कैलोरी मीटर के अंदर, ठीक है, कमरे के तापमान से लगभग 5 डिग्री अधिक सेल्सियस तापमान का जो पानी होता है उसमें 1/3 इसके अंदर भर दी जाती है कि नहीं। अब पुनः जो होती है इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि किसी भी जगह पर एक बर्फ़ लिख लेते हैं, बर्फ़ को अच्छी तरह से धो करके एक सोखता कागज़ लेते हैं या कपड़ा लेते हैं, उस सोखता कागज़ या कपड़ा से उस बर्फ़ के ऊपर का जितना भी आपका क्या होता है पानी होता है उसको हम लोग सोख लेते हैं और तुरंत तत्पश्चात इसके अंदर हम लोग कैलोरी मीटर के अंदर बर्फ़ को डाल देते हैं और इस विचालक की सहायता से उसको अच्छी तरह से चलाते हैं और साथ ही साथ बर्फ़ को पानी के अंदर ही दबा करके रखा जाता है, ताकि, है कि नहीं, जो पानी का कुछ अंश जो होता है वो मतलब ये कैलोरी मीटर के अंदर में जो यहाँ हवा है उस पर वो वाष्पित ना हो जाए, इसलिए उसको दबा करके रखा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बर्फ़ से क्या होता है हमेशा भाप निकलता रहता है, तो वो भाप है क्या, वो पानी का ही जो है एक अंश है, तो इसको दबा के रखने से वो बर्फ़ का जो भाप होता है उस कैलोरी मीटर में जो यहाँ पर हवा मौजूद है उस पर ना चले जाए, इसलिए इसको अच्छी तरह से दबाया जाता है और तब तक दबाया जाता है कि जब तक इस पानी का तापमान, है कि नहीं, कमरे के तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे ना हो जाए। तो इस स्थिति में फिर हम लोग उसका टेम्परेचर ज्ञात करते हैं और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हम लोग फिर क्या करते हैं उसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं गुप्त ऊष्मा। तो चलिए हम लोग आइए हम लोग, है कि नहीं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यही बोलेंगे कि कैलोरी मीटर आप लोग जा करके सीखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक बात आप समझने का प्रयास करें। देखिए कैलोरी मीटर, देखिए कैलोरी मीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान, कैलोरी मीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान कितना हम लोग माने हैं इज इक्वल टू m1 लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब देखिए कैलोरी मीटर, बात को समझिएगा कि कैलोरी मीटर प्लस विचालक, कैलोरी मीटर प्लस विचालक प्लस, है कि नहीं, इसमें देखिए 1/3, है कि नहीं, 1/3, 1/3 डाला गया, 1/3 डाला गया पानी का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं, कितना मान लिए हैं, m2 मान लिए। अब इसमें बर्फ़ भी डाला गया, आप लोग को बताएं मैंने। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि कैलोरी मीटर प्लस विचालक, कैलोरी मीटर प्लस विचालक प्लस 1/3 पानी प्लस बर्फ़ का द्रव्यमान, बर्फ़ का द्रव्यमान, बर्फ़ का द्रव्यमान कितना मान लिए हम लोग, m3 मान लिए। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि 1/3 जो इसमें पानी डाला गया तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 डाला गया, 1/3 डाला गया पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/3 डाला गया पानी का द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए कैलोरी मीटर विचालक का द्रव्यमान m1 है, कैलोरी मीटर विचालक 1/3 पानी, है ना, डाला गया पानी का द्रव्यमान m2 है। तो m2 में यदि m1 घटा देंगे तो कैलोरी मीटर विचालक का द्रव्यमान घट जाएगा, सिर्फ पानी का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू हम लोग x मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए बर्फ़ का द्रव्यमान कितना होगा बोलिए, तो देखिए बर्फ़ का द्रव्यमान, बात को समझिए, बर्फ़ का द्रव्यमान, अब देखिए कैलोरी मीटर विचालक पानी प्लस बर्फ़ का द्रव्यमान m3 है, कैलोरी मीटर विचालक पानी का द्रव्यमान m2 है। तो m3 में यदि m2 घटाएंगे तो क्या क्या चला जाएगा, कैलोरी मीटर विचालक पानी का द्रव्यमान घट जाएगा, सिर्फ बर्फ़ का द्रव्यमान बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि m3 माइनस m2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पीरियड में जब हम लोग 1/3 इसमें जब पानी डाले थे तो उस स्थिति में हम लोग थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। तो 1/3 यहाँ पे लिखेंगे, 1/3 डाला गया, है कि नहीं, 1/3 डाला गया पानी का, 1/3 डाला गया पानी का ताप, पानी का ताप इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, T1 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग मान लिए। अब बर्फ़ का जो तापमान था वो कितना है, बर्फ़ का तापमान, बर्फ़ का तापमान इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये टोटल है, ये कैलोरी मीटर विचालक और डाला गया पानी का तापमान है,
आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैलोरीमीटर, विचालक और डाला गया 1/3 पानी का द्रव्यमान इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैलोरीमीटर है कि नहीं, प्लस विचालक, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। विचालक का ताप है ये, विचालक का ताप इज इक्वल टू T1 डिग्री सेल्सियस है, या पानी का तापमान, क्योंकि तीनों एक जगह मिला हुआ है तो तापमान तो एक ही होगा। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मिश्रण का तापमान, अब मिश्रण क्या होता है इस बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग। इसके यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक पीतल का पात्र है या तांबा का पात्र है, इसके अंदर विचालक को डाला गया, थर्मामीटर है, पानी है और बर्फ है। तो कुल सब का यहाँ पर क्या है, मिश्रण है। यहाँ तांबा का तार, ये क्या बोलते हैं, तांबा का पात्र है ना, विचालक है, थर्मामीटर है, पानी है, बर्फ है, तो कुल मिलाकर के इसको कहेंगे मिश्रण। तो मिश्रण अंतिम तापमान, जब बर्फ को इसके अंदर डाला जाता है, बर्फ को जब इसके अंदर डाला जाता है और विचालक से जब हिलाया जाता है या दाब करके रखा जाता है, तो ये मिश्रण का तापमान मतलब पानी के तापमान को कुछ ठंडा कर देता है। तो उस समय हम लोग थर्मामीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मिश्रण का ताप, सारी बातें पिछले वाले वीडियो कैलोरीमीटर में बताया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर के समझने का प्रयास करें। देखिए मिश्रण का ताप क्या होगा, मिश्रण का ताप T2 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, जब इसके अंदर हम लोग बर्फ़ को डालेंगे, है कि नहीं, जब इसके अंदर हम लोग बर्फ़ डालेंगे तो बर्फ़ पिघलेगा, है कि नहीं। बर्फ़ को जब डालेंगे तो बर्फ़ पिघलेगा, तो बर्फ़ को पिघलने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए, तापमान। तो वो टेम्परेचर कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले बात, कुछ तापमान इस कैलोरीमीटर के द्वारा इसको प्राप्त हो जाता है कि नहीं, और कुछ तापमान पानी के द्वारा इसको प्राप्त हो जाता है। तो दोनों ही बर्फ़ को दोनों ही ताप दे रहा है, एक कैलोरीमीटर भी कुछ टेम्परेचर दे रही है और पानी भी कुछ टेम्परेचर दे रही है। बात समझ में आ रहा है, ये कैलोरीमीटर है और इसके अंदर पानी भरा हुआ, यहाँ पर बर्फ़ है। तो इस बर्फ़ को कौन कौन तापमान दे रही है, कैलोरीमीटर भी तापमान दे रही है और ये पानी तो खुद इसको तापमान दे ही रही है। तो दोनों का अलग अलग हम लोग निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए, माना बर्फ़ का गुप्त उष्मा L है, बर्फ़ का गुप्त उष्मा, मान लेते हैं कि बर्फ़ का गुप्त उष्मा इज इक्वल टू L है, तथा, है कि नहीं, तथा पानी का, है कि नहीं, या इस तरीके है, तथा कैलोरीमीटर का, है कि नहीं, तथा कैलोरीमीटर का विशिष्ट उष्माधारिता S है या C है, जो भी लिख सकते हैं। विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता इज इक्वल टू C है। हम लोग विशिष्ट उष्माधारिता को C से ही मानते आ रहे हैं, तो अभी C ही का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात को समझिए कि देखिए यहाँ पर कि कैलोरीमीटर द्वारा, बात को समझिएगा कि कैलोरीमीटर द्वारा त्याग किया गया उष्मा, कैलोरीमीटर द्वारा त्याग किया गया उष्मा, कैलोरीमीटर द्वारा त्याग किया गया उष्मा कितना होगा, कैलोरीमीटर द्वारा कितनी उष्मा का त्याग करेगा। तो आप लोगों को विशिष्ट उष्माधारिता जब बताए थे तो उष्मा की परिभाषा कैसे दी थी, mc डेल्टा टी, जहाँ m द्रव्यमान है, c विशिष्ट उष्माधारिता है और डेल्टा टी क्या है कि नहीं, ताप में परिवर्तन, और C जो है उष्मा का परिमाण है। तो कैलोरीमीटर जो उष्मा का परिमाण है वो कितनी उष्मा का त्याग करेगा, तो कैलोरीमीटर का द्रव्यमान हम जानते हैं M1 है, इसकी विशिष्ट उष्माधारिता मैंने अभी लिख दिया C1 है। अब बात आता है कि इसके तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हमने आप लोगों को पहले कहा है कि देखिए डाला गया पानी का तापमान T1 है, या कैलोरीमीटर या विचालक का तापमान T1 है। तो कैलोरीमीटर प्लस विचालक का तापमान T1 है और अंतिम तापमान मिश्रण का तापमान हो गया T2। मतलब मिश्रण का तापमान मतलब सभी का तापमान, यहाँ विचालक का तापमान भी T2 है, पानी का तापमान भी T2 है और कैलोरीमीटर में मतलब पात्र, तांबा का पात्र का भी तापमान T2 ही है। तो अब बताइए कि तापमान में परिवर्तन कितना आया, ये ताप ज़्यादा था और ये ताप कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि T1 माइनस T2 टेम्परेचर में कमी आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर में कमी कितना होगा, T1 माइनस यहाँ पर हो गया T2, हो गया ये। अब यहाँ पर कैलोरीमीटर द्वारा, अब पानी द्वारा, यहाँ लिखेंगे पानी द्वारा त्याग किया गया उष्मा। बात को समझिएगा कि पानी द्वारा त्याग किया गया उष्मा कितना होगा, पानी द्वारा त्याग किया गया उष्मा कितनी होती है। तो पानी का देखिए यहाँ पर कि पहले द्रव्यमान कितना है, बस उष्मा की परिभाषा यही देंगे। तो पानी का द्रव्यमान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का द्रव्यमान x यहाँ पर है कि नहीं, पानी का द्रव्यमान x है, कहाँ 1/3 है ना, डाला गया पानी का द्रव्यमान इज इक्वल टू x है। तो x है और पानी की विशिष्ट उष्माधारिता हम लोग जानते हैं कि 4200
जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर यहाँ सारी बातों को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर पानी का द्रव्यमान हो गया x और इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 होती है और पानी का तापमान में भी उतना ही परिवर्तन हो रहा है क्योंकि पानी का पहला तापमान T1 है और अंतिम तापमान T2 है। तो ताप में परिवर्तन कितना हो गया, T2 T1 माइनस T2। तो कुल त्याग किया गया ऊष्मा लिखेंगे कि कुल त्याग किया गया ऊष्मा, कुल त्याग किया गया ऊष्मा, कुल त्याग किया गया ऊष्मा इज इक्वल टू कितना होगा, एक कैलोरीमीटर के द्वारा हो रहा है तो m1c और यहाँ पर हो गया T1 माइनस T2 प्लस, अब पानी द्वारा है तो x इंटू 4200 और यहाँ पर हो गया T1 माइनस T2। तो इसमें भी T1 माइनस T2 है, इसमें भी T1 माइनस T2 है, तो दोनों को कॉमन कर लेते हैं। तो m1c प्लस x इंटू यहाँ हो गया 4200 और T1 माइनस T2 बाहर चला गया, है कि नहीं। तो ये तो हो गया था त्याग किया गया ऊष्मा। अब क्या करेगा, देखिए बर्फ जो है वो ऊष्मा को ग्रहण करेगा, बर्फ जो है ऊष्मा को ग्रहण करेगा, नहीं तो बर्फ ऊष्मा को ग्रहण करता है तो कितने रूप में। तो बर्फ, देखिए बात को समझिएगा कि ये बर्फ है कि नहीं, ये पहले ठोस था, ये बर्फ है, तो इसका तापमान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपका पानी में बदलेगा, है कि नहीं, बर्फ जब पानी में बदलेगा तो उस समय भी इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण, पहला बात हो गया। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के तापमान को कहाँ तक पहुँचाना है, T2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मिश्रण का तापमान कितना है, T2 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को हमको T2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दूसरा तरह से ऊष्मा दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि बर्फ दो तरह से ऊष्मा प्राप्त करता है, वो बात को समझिए। तो यहाँ पर कितने तरह से, देखिए प्राप्त किया गया ऊष्मा दो तरह से होता है। देखिए प्राप्त किया गया ऊष्मा, प्राप्त किया गया ऊष्मा दो तरह से होगा। पहला क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के किसमें, पानी में बदलने के लिए, पानी में बदलने के लिए, पानी में बदलने के लिए, है कि नहीं। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को, है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को कहाँ पे, T2 डिग्री सेल्सियस, है ना, ताप तक पहुँचाने में, ताप तक पहुँचाने में, बात को समझ में आ गया, चौक पहुँचाने। तो आप बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को ही तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा मैंने बताया था आप लोगों को कैसे कहते हैं कि द्रव्यमान गुना गुप्त ऊष्मा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पर बात आता है बच्चों कि देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू क्या होता है, कि गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू होता है दिया गया ऊष्मा बटा द्रव्यमान, यही होता है। तो ऊष्मा बराबर कितना हो जाएगा, हमको पहले बताइए कि ऊष्मा बराबर होता है कि गुप्त ऊष्मा गुना हो जाएगा द्रव्यमान। तो उस है कि नहीं, गुप्त है ना, तो गुप्त ऊष्मा के लिए जो ऊष्मा दिया जाता है उसका परिमाण कितना होता है, गुप्त ऊष्मा गुना द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को, है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, है कि नहीं, पानी में बदलने के लिए, पानी में बदलने के लिए, है ना, ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का परिमाण कितना हो जाएगा, यही गुप्त ऊष्मा होगा। और मैंने उधर बताया था कि बर्फ का जो आपका द्रव्यमान है वो y होगा, अपने कॉपी में देखिए, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा मैंने L ली है, तो ये हो गया L। यहाँ पर देख रहे हैं बर्फ का द्रव्यमान y हो गया और गुप्त ऊष्मा L हो गया, तो यही ऊष्मा का परिमाण है। अब यहाँ पे देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी का ताप, है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ जो पानी बना है ये वाला पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पानी का ताप, है कि नहीं, का ताप कहाँ तक पहुँचाएंगे, है कि नहीं, T2 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाने के लिए, को पहुँचाने के लिए, है ना, ऊष्मा, पहुँचाने के लिए ऊष्मा। देखिए वही बर्फ बना है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा y, और पानी की तो हम लोग जानते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है 4200,
तापमान में कितना परिवर्तन आ रहा है, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और है ना, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर को हम लोग T2 डिग्री तक पहुंचाएं तो तापमान में परिवर्तन कितना होगा, T2 माइनस 0, तो T2 माइनस 0। तो समझ में आ गया, ये पानी बन चुका है, बर्फ अब पानी बन चुका है, इसीलिए यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोग 4200 लेंगे। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए प्राप्त किया गया ऊष्मा कितना होगा, यहाँ लिखेंगे कुल प्राप्त किया गया ऊष्मा, कुल प्राप्त किया गया ऊष्मा, कुल प्राप्त किया गया ऊष्मा कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो YL प्लस Y इंटू 4200 और यहाँ पर हो जाएगा आपका T2 को, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, Y को आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं, है कि नहीं, Y को आप लोग इसमें कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा L, है ना, प्लस यहाँ पर हो गया 4200 और ये हो गया T2। तो आप लोग एक बात जानते हैं कि जितनी ऊष्मा त्याग की गई है, यदि कैलोरी मीटर में ऊष्मा की हानि नहीं है तो त्याग की गई ऊष्मा बराबर ग्रहण किया गया ऊष्मा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्याग किया गया ऊष्मा, त्याग किया गया ऊष्मा बराबर होता है ग्रहण किया गया ऊष्मा, त्याग किया गया ऊष्मा बराबर ग्रहण किया गया ऊष्मा। तो त्याग किया गया कितना ऊष्मा है, त्याग किया गया ऊष्मा कितना होता है M1C प्लस और ये होता है 4200 और यहाँ पर हो जाएगा X, 4200X और ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 और ग्रहण किया गया ऊष्मा तो ये है YL प्लस यहाँ पर हो गया 4200 और ये हो जाएगा T2। अब इससे हम लोगों को क्या ज्ञात कर लेना है, गुप्त ऊष्मा निर्धारित करना है, इसलिए हम लोगों को ये L का मान हम लोग को निर्धारित कर लेना है, L। तो L ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले Y को हम लोग नीचे ले आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए L प्लस हो गया, ये हो गया 4200 T2 और इधर हो जाएगा M1C प्लस हो गया 4200X और यहाँ पर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 और नीचे में हो गया आपका Y, है कि नहीं। अब 4200 T2 को उधर कर देंगे तो डेट सिंप्लाइज L इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, देखिए कितना हो जाएगा M1C प्लस यहाँ हो गया 4200X और यहाँ से आ गया आपका T2 माइनस T1 और यहाँ बटा Y और 4200 T2 को उधर हम लोग उधर कर देंगे 4200 T2। ये जो समीकरण है, इस समीकरण का प्रयोग करके आप बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कर सकते हैं, है कि नहीं, इस समीकरण का प्रयोग करके। देखिए हम लोग कैलोरी मीटर का द्रव्यमान मालूम है ना, और ये कैलोरी मीटर की हम लोगों को विशिष्ट ऊष्माधारिता भी मालूम है। आप पिछले वाले वीडियो में जाइए, शायद 4200 है ना, शायद 420 इसी तरह कुछ मैंने निकाला था, है कि नहीं। और यहाँ X भी मालूम है, यहाँ पानी का द्रव्यमान T2 माइनस T1 भी मालूम है थर्मामीटर के द्वारा, Y भी मालूम है बर्फ का द्रव्यमान, और सब कुछ मालूम है, सब कुछ बैठा दीजिएगा तो यहाँ बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा आपका निकल जाएगा। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, है कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में आप लोगों के साथ में विचार करूंगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में क्या होता है। वाष्प, अभी तो मैंने गलन की गुप्त ऊष्मा निकाला, बर्फ के गलन की, अब हम लोग देखेंगे कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कैसे किया जाता है। समझ में आ गया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो उसको भी हम लोग सिद्धांत देंगे, थ्योरी देंगे, कैलोरी मीटर के द्वारा उसका भी हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। आज का वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझने का प्रयास करें, है कि नहीं। यदि एक बार में यदि वीडियो नहीं समझ में आएगा तो 2 बार इसको देखने का प्रयास करें। और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को ये भी देखना है कि मैं कैलोरी मीटर के बारे में कितना चीज़ जानता हूँ, है कि नहीं। कैलोरी मीटर यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले कैलोरी मीटर वाले वीडियो को जाएं, उसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, क्योंकि कैलोरी मीटर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि, है कि नहीं, खास करके बच्चों को 11th क्लास के बच्चों को कैलोरी मीटर समझने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो नहीं चाहते हैं समझना, है कि नहीं, वो छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कैलोरी मीटर को, ऊष्मा का तापन को रिजेक्ट कर देते हैं। वो आसान चीज़ ढूंढते हैं कि आसान चीज़ कहाँ मिलेगा, इसीलिए कैलोरी मीटर थोड़ा सा टफ चीज़ होता है कि नहीं, तो उसको वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, समझना है इसको, है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास करें। ऊष्मा और ताप के संबंध में शायद ये आज मेरा, है ना, 14वां वीडियो है, 14th वीडियो है कि नहीं। ऊष्मा और ताप के संबंध में मैंने 14 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। समझिए कि 14 वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया होगा ऊष्मा और ताप के संबंध में। कहीं यूट्यूब में 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट का वीडियो बनाया जाता है, और मैंने आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 45 मिनट से ज़्यादा का वीडियो आप लोगों को बनाया है, और सिर्फ ऊष्मा और ताप को समझाने के लिए। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको मैंने कितनी समझाने की प्रयास की है।
6 मिनट का वीडियो देखेंगे और आप सोचते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर को मैं समझ जाऊंगा, कैलोरी मीटर को समझ जाऊंगा, और यहाँ घंटा लग जा रहा है समझाने में। हाँ, तो आप लोग खुद देखिए बच्चों कि कहाँ आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, बेनिफिट कहाँ मिल रहा है कि नहीं। भले यहाँ पर कॉपी और कागज़ में सिखाया जाता है, बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने की जो नॉलेज है मेरे अंदर भरपूर भरी हुई है कि नहीं। जितना आप लोग ले पाएंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, समझे नहीं। सिर्फ आप लोग सपोर्ट करिए हमारे वीडियो को, उसके बाद देखिएगा फिजिक्स में तहलका मचा देंगे। ठीक है वीडियो, है ना। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें। आज आप लोगों ने जो वीडियो मेरा देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।